आप सभी ने देखा कि 7 अक्टूबर को जब हमास के द्वारा इजराइल पर 5,000 से अधिक रॉकेट दागे गए और इजराइल के लगभग 1,500 से अधिक नागरिक मारे गए, तो इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी और लगातार हवाई हमले की श्रृंखला इजराइल के द्वारा हमास के आतंकवादियों पर गाजा स्ट्रिप, गाजा पट्टी के क्षेत्र में की जा रही है। और जवाबी कार्रवाई में बहुत सारे हमास के आतंकवादी भी मारे जा रहे हैं, यद्यप कुछ नागरिक भी हताहत हो रहे हैं, जो एक तरीके से देखा जाए दुख का पहलू है। लेकिन युद्ध में जो है इस तरीके की परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि तमाम निर्दोष लोग मारे ही जाते हैं, इसीलिए कहा जाता है युद्ध ठीक नहीं होता। लेकिन चूंकि हमास के आतंकवादियों ने इजराइल को उकसाया और ऐसे समय में उसके अस्तित्व को चुनौती दी, जिससे अब इजराइल को रोक पाना मुश्किल है। वैसे भी इजराइल बहुत ही आक्रामक देश रहा है और अपने खिलाफ होने वाले किसी भी गलती को वह माफ नहीं करता। लेकिन आप देख रहे होंगे कि इजराइल हमास के इस युद्ध में और इस कार्रवाई के बीच में खासकर ईरान के द्वारा बहुत ज्यादा सक्रियता दिखाई जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ईरान बहुत ही स्मार्ट होकर के सामने आ रहा है। तो आखिर ईरान क्यों इतना सक्रिय है? ईरान क्यों इतना जानते हैं इजराइल हमास के बीच होने वाले जो है संघर्ष में क्यों अपने को अगुआ दिखा रहा है, क्यों अपने को सक्रिय दिखा रहा है? आज के संवाद श्रृंखला में हम लोग इसी मुद्दे पर बात करेंगे। आपने पिछले 2-3 दिनों में देखा होगा कि ईरान के विदेश मंत्री ने सीरिया के विदेश मंत्री और कई राजनयिकों, लेबनान के कई राजनयिकों से, मंत्रियों से, इराक के विदेश मंत्री और कई मंत्रियों और राजनयिकों से और कतर के भी कई मंत्रियों और सरकार के प्रतिनिधियों से बात किया। और लगातार ईरान के विदेश मंत्री और ईरान के राष्ट्रपति के द्वारा बयान दिया जा रहा है कि इजराइल हमास के विरुद्ध जो कार्रवाई कर रहा है उस कार्रवाई को रोक दे, नहीं तो इजराइल के खिलाफ एक नया मोर्चा खुल सकता है और वो मोर्चा लेबनान की तरफ से हो सकता है और मुसलमानों की तरफ से हो सकता है। वस्तुतः इजराइल के इस आतंकवाद के खिलाफ किए जा रहे कार्रवाई को ईरान अपने हितों को पूरा करने के पक्ष में मोड़ना चाहता है। ऐसा नहीं कि ईरान मुसलमानों के हितों का हितैषी रहा है और मुसलमानों के हितों के लिए काम करता रहा है। ईरान की सरकार के पूरे नजरिए को देखेंगे आप, उसके पूरे नेचर को देखेंगे तो मुस्लिम हितों के लिए ईरान का कोई दुनिया में बड़ा रोल नहीं है कि इसने मुसलमानों की शिक्षा को बढ़ावा देने में या मुसलमानों के जीवन को बेहतर करने में या मुसलमानों को सही रास्ते पर लाने की दिशा में ईरान ने पूरी दुनिया में कोई बड़ा काम किया है। लेकिन ईरान इस परिस्थिति का लाभ उठा करके वैश्विक स्तर पर यह दिखाना चाहता है कि वह मुसलमानों का रहनुमा है, मुसलमानों का वही असली नेतृत्व करता है और वही इस्लाम के हितों को संरक्षित कर सकता है। वस्तुतः आप मूल बात को समझने का प्रयास करें। देखिए, ईरान के 3 दुश्मन हैं। पहला दुश्मन इजराइल है, मतलब यहूदी। दूसरा दुश्मन उसका अमेरिका है, मतलब ईसाई। तीसरा दुश्मन ईरान का है सऊदी अरब, मतलब सुन्नी मुसलमान, क्योंकि ईरान शिया मुस्लिम बाहुल्य वाला देश है। और 1979 से जब से इस्लामिक क्रांति हुई, शिया विचारधारा वाले लोगों ने ईरान पर अपनी सत्ता को काबिज कर लिया है, सत्ता पर कब्जा कर लिया है। और ईरान में लोकतंत्र नहीं है, थियोक्रेसी है, धर्मतंत्र है। ईरान का जो सर्वोच्च सत्ता का प्रमुख है वो धार्मिक व्यक्ति है, शिया समूह का नेतृत्व करता है। यद्यपि वहां चुनी हुई सरकार भी होती है, उसका भी राष्ट्रपति होता है, कहने के लिए वो भी निर्णय लेता है, लेकिन वो सारा निर्णय वहीं से थियोक्रेसी से ही वो निर्णय आता है, वो डेमोक्रेसी नहीं है। आपने देखा होगा ईरान की परंपरागत दुश्मनी सऊदी अरब के साथ है, सुन्नी समूह के साथ है। और ये इस्लाम के जानते हैं, अपने इतिहास से जाना जा सकता है कि हसन और हुसैन की शहादत को
लेकर के सिया कभी भी जानते हैं सुन्नियों को माफ नहीं करते, और अबू बकर और उनके विचारधारा को मानने वाले सुन्नी हसन और हुसैन को अपना खलीफा नहीं मानते, अपना प्रतिनिधि नहीं मानते। ये एक चल रहा है। ऐसे में सुन्नी समूह वाले देशों का एक अलग समूह है और सिया समूह वाले देशों का अलग समूह है। और चूंकि सऊदी अरब के पास ही मक्का मदीना जैसे इस्लाम के पवित्र स्थल हैं, इस नाते पूरी दुनिया के मुस्लिम समाज पर सऊदी अरब का ज्यादा प्रभाव रहता है। और ये बात ईरान के लिए नागवार हमेशा होती है कि भाई सऊदी अरब को इतना महत्व क्यों मिलता है, हमें क्यों नहीं महत्व मिलता। सियाओं की संख्या भी कम है, सुन्नियों की ज्यादा है। अगर दुनिया में मान लीजिए 56 मुस्लिम देश हैं, तो मात्र 7 देशों को छोड़ दीजिए तो सारे सुन्नी मुस्लिम देश हैं। अगर ईरान में सिया आबादी सबसे ज्यादा है, तो आप दूसरे नंबर पे आप देखेंगे कि इराक में, लेबनान में, सीरिया में, यमन में, यहां सब आप सियाओं की आबादी देखेंगे। बाकी पाकिस्तान में भी देखिए सियाओं की आबादी कम है, भारत में भी कम है, या अन्य देशों में भी कम है। लेकिन ईरान के अंदर और ईरान के नेताओं के अंदर ये मनसा है कि वही मुस्लिमों का नेतृत्व करें और सिया समूह के वर्चस्व को कायम करें। लेकिन एक चीज बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। ये हमास का जो हमला हुआ है 7 अक्टूबर को इजराइल के ऊपर, हमास के आतंकवादियों के द्वारा जो रॉकेट दागे गए, विशेषज्ञों का पूरा मानना है और इसके इंटेलिजेंस इनपुट भी हैं कि इस पूरे हमले के लिए तैयारी ईरान के द्वारा ही की गई। हमास के आतंकवादियों को ईरान ने ही प्रशिक्षित किया। ईरान का ही हथियार हमास के आतंकवादियों के पास है और इसके बहुत सारे प्रूफ हैं। आप तमाम वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमास के आतंकवादी हथियार लहरा रहे हैं और वो सब ईरान से निर्मित हैं। मतलब ईरान ने ही हमास के आतंकवादियों को प्रशिक्षित किया, ईरान ने उनको हथियार और तमाम सैनिक सहायता मुहैया करवाया, और ईरान ने ही एक ऐसा समय चुना इजराइल पर अटैक करने के लिए जो समय पूरे अरब के देशों में शांति ला सकता था और वहां के परिदृश्य को बदल सकता था। हाँ, लेकिन उसमें सऊदी अरब प्रमुख रूप से जानते उभर करके आता, ईरान दब जाता। आप सभी लोग जानते होंगे कि अमेरिका के नेतृत्व में इजराइल और सऊदी अरब के बीच समझौता करवाने की कोशिश हो रही थी, और इसी अक्टूबर में ही, अगर ये हमला नहीं हुआ होता तो इसी अक्टूबर 20 अक्टूबर के आसपास, मतलब कल परसों में ही इजराइल और सऊदी अरब के बीच समझौता हो जाता। अच्छा, जब अगर इजराइल और सऊदी अरब के बीच समझौता होता तो ईरान के 3 दुश्मन एक साथ दिखाई पड़ते, इजराइल, अमेरिका और सऊदी अरब। अब ईरान यही नहीं चाहता था। ईरान को लगता था अगर ऐसा हो जाएगा तो सऊदी अरब एक ताकत बन जाएगा, तो क्यों ना सऊदी अरब को बदनाम किया जाए, सऊदी अरब को नेतृत्वकर्ता ना बनने दिया जाए और इजराइल के साथ एक अंतहीन युद्ध को छेड़ दिया जाए। और इसी को लेकर के ईरान के द्वारा हमास को तैयार किया गया और अंततः 7 अक्टूबर की सुबह आपने देखा लगभग 7000 से अधिक रॉकेट इजराइल के ऊपर दागे गए। खैर, वो इजराइल के लिए बहुत बड़ी सुरक्षा चूक भी रही, लेकिन इजराइल ने भी यह घोषणा की कि अब हमास के आतंकवादियों की खैर नहीं, हमास के अंतिम लड़ाकों को मारने तक हम अपना युद्ध जारी रखेंगे। लेकिन इस बीच में ईरान के द्वारा कुछ ज्यादा ही सक्रिय होकर के बयान भी दिया जा रहा है, सक्रियता भी दिखाई जा रही है और हिजबुल्लाह को सपोर्ट दिया जा रहा है। ईरान कह रहा है कि इजराइल के विरुद्ध नए मोर्चे शुरू हो सकते हैं, वो लेबनान में भी हो सकता है, वो मुस्लिम देशों का भी हो सकता है। आप सभी लोग जानते हैं कि ईरान हिजबुल्लाह का समर्थक रहा। हिजबुल्लाह जो संगठन लेबनान में है, जो ईरान के खिलाफ काम कर, अभी आपने देखा होगा कल हिजबुल्लाह के द्वारा एंटी टैंक मिसाइल छोड़ी गई, इजराइल के 2-3 टैंकों को निशाना बनाया, 3-4 सैनिक भी घायल हुए हैं, कई टैंक भी जानते नष्ट हुए हैं।
ये एक तरीके से देखा जाए तो इजराइल को चिढ़ाने जैसा है, परेशान करने। इजराइल ने तुरंत हवाई कार्रवाई शुरू कर दी। हिजबुल्लाह के अनेक जानते हैं ठिकानों पर हवाई बमबारी हो रही है। इस बीच में ईरान अपनी सक्रियता दिखा रहा है। उसके जानते कई रीजन हैं। पहला रीजन कि वो सऊदी अरब को प्रभावी नहीं होने देना चाहता था। नंबर 2, वो अपने सभी दुश्मनों को एक साथ नहीं आने देना चाहता था कि इजराइल, सऊदी अरब और अमेरिका एक साथ आए। नंबर 3, वह इस्लामिक दुनिया का अपने आप को नेतृत्व करता, मुसलमानों का रहनुमा और हितैषी साबित करना चाहता था। नंबर 4, आप जानते होंगे इस समय ईरान पर पूरी दुनिया के देशों का प्रतिबंध है, अमेरिकी प्रतिबंध है, अधिकतर देशों ने प्रतिबंध लगा रखा। ईरान से कोई भी देश बातचीत नहीं करता। बहुत कम देश हैं जिनके साथ ईरान की बातचीत है। बहुत कम देशों के साथ ईरान के व्यापार और लेन देन है। ईरान डॉलर का उपयोग नहीं कर सकता, इसके लिए काम का जानते हैं उसके ऊपर प्रतिबंध है। ऐसे में ईरान इस मौके को भुनाना चाहता है और इसको इस्लाम जगत के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ एक युद्ध साबित करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए नहीं कर रहा है कि वो मुस्लिम हितों को लेकर के बड़ा जागरूक और मुसलमानों का हितैषी, ऐसा होता तो मुस्लिम हितों के लिए काम करता, प्रयास करता। पूरी दुनिया में एक भी काम आप बता नहीं सकते जो ईरान का मुसलमानों के हितों में। इसलिए जो समझदार मुसलमान है वो ईरान के बहकावे में या उसके तरफ कभी भी नहीं जाते। लेकिन अब पूरी दुनिया में इस तरीके की इस्लामी राजनीति है कि सारे जानते, सारे देश, आपको आश्चर्य होगा, सारे देश जो है ये मान रहे हैं कि इजराइल की कार्रवाई गलत है। अरे इजराइल की कार्रवाई को उकसाया किसने? हमास ने उकसाया। वो हमास के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। ये अलग बात है कि फिलिस्तीन के क्षेत्र में हमास है तो फिर फिलिस्तीन को भी नुकसान होगा। ऐसा नहीं कि फिलिस्तीन के अस्तित्व को कोई स्वीकार नहीं कर रहा है। भारत सरकार भी इजराइल का को समर्थन दे रही है। इसका मतलब ये नहीं कि हम फिलिस्तीन को नहीं मानते। फिलिस्तीन के अस्तित्व को कौन नहीं स्वीकार करेगा। लेकिन जो सच है उसको सच कहने दीजिए, उसको हर चीज को सेपरेट करके रखिए। नहीं कि हौच पौच करके सब मिला दीजिए और इसको मुसलमानों, मतलब भारत अगर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करता है आतंकवादियों के खिलाफ, तो आप इसको ये कहेंगे कि मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई है। इस तरीके का घालमेल कब तक होता रहेगा? तो ईरान जानते हैं चूंकि बाइकाटेड है, आइसोलेटेड है और उसके ऊपर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए हैं, तो ऐसे अवसर को भुना रहा है अनेक देशों से अपने संबंधों को बनाने में। इसीलिए उसका विदेश मंत्री कतर जा रहा है, तो लेबनान जा रहा है, तो सीरिया जा रहा है, तो इराक जा रहा है। ऐसे लग रहा है कि अफलातून हो गया है। और इस सिचुएशन का लाभ उठाते हुए वो रूस से, चीन से, अमेरिकी विरोधी धड़े से अपने संबंधों को और बेहतर करने की कोशिश कर रहा है और साथ ही साथ अपनी सक्रियता बढ़ा करके पूरी दुनिया में हाईलाइटेड होना चाह रहा, ताकि उसको भी एक पावर के रूप में स्वीकार किया जाए, उसको भी जानते एक शक्ति के रूप में देखा जाए, उसको भी मुसलमानों के नेतृत्वकर्ता के रूप में देखा जाए। ये सब प्रयास ईरान के द्वारा किया जा रहा है। आप सभी को ज्ञात होगा कि ईरान एक बहुत अच्छा देश माना जाता था 1979 से पहले, जब वहां सुधार हो रहे थे, ईरान की अर्थव्यवस्था बहुत आगे चली गई थी। लेकिन ईरान में इस्लामिक क्रांति के नाम पर जब वहां पर धार्मिक लोगों ने सत्ता पर कब्जा किया, तब से ईरान जानते हैं पूरी दुनिया से कटता गया, क्योंकि उसने सुधारों को रोक दिया। तो IMF, वर्ल्ड बैंक के द्वारा तमाम प्रकार की सहायता रुक गई, संयुक्त राष्ट्र के समर्थन वाली तमाम सहायता रुक गई। तो धीरे धीरे ईरान का पतन होता गया। ईरान के पास बहुत सारे रिसोर्सेज है। ईरान कोई सामान्य देश नहीं है, पारसियों का देश कहा जाता है। बहुत पुरानी सभ्यता रही है, मतलब दुनिया के अनेक प्राचीन सभ्यताओं में से एक सभ्यता जानते हैं ईरान भी रही। ईरान पारसियों का, लेकिन आज एक भी पारसी आपको ढूंढने से नहीं मिलेंगे। मतलब बहुत सीमित जानते हैं, हजारों की संख्या में कुछ पारसी वहीं तेहरान वरान के आसपास हैं, बाकी जानते हैं पारसी नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वर्तमान में ईरान की सक्रियता मुस्लिम हितों को ध्यान में रखकर नहीं है। ईरान की सक्रियता अपने हितों को पूरा करने की है, अपने को अगुवा दिखाने की है, अपने ऊपर प्रतिबंध जो लगाए गए हैं उससे लोगों का ध्यान हटाया जा सके, इसकी तरफ है। और साथ ही साथ अपने दुश्मनों इजराइल, सऊदी अरब और USA से बदला लेने की है। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कह दिया कि ईरान
हमको हमारे धैर्य की परीक्षा मत लो, नहीं तो इसका अंतिम परिणाम भुगतना होगा और इसका परिणाम ऐसा होगा कि आपको याद आएगा पूरा इतिहास में। तो इसलिए ईरान को भी जानते बचना चाहिए। आपने देखा कि अमेरिका इजराइल का सपोर्ट कर रहा है हमास के आतंकवादियों के खात्मे के लिए। आगे हिजबुल्लाह के खिलाफ भी मोर्चा खुलेगा। अमेरिका के 2 जंगी बेड़े जानते हैं इजराइल की सहायता के लिए आ चुके हैं और अमेरिका के 2000 सैनिक भी जानते हैं अब कल परसों से इजराइल के साथ जो है युद्ध करेंगे। तो ऐसे में बहुत बड़ा संकेत है, अगर कहीं ईरान ने कुछ ऐसा ज्यादा किया तो समस्या और बढ़ेगी और समस्या अंतहीन हो सकती है। इसलिए पूरी दुनिया को भी सचेत रहना चाहिए और ईरान को इस तरीके के उकसावे के लिए रोकना चाहिए और सीधे सीधे आतंकवादियों को समर्थन करने की प्रवृत्ति को भी भर्त्सना करना चाहिए, उसकी आलोचना करना चाहिए। इस नजरिए से कभी नहीं देखना चाहिए कि ईरान एक मुस्लिम देश है और मुस्लिम हितों के लिए बात कर रहा है। इस चाल को समझने की आवश्यकता है। तो आज के इस सेशन में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। बहुत बहुत